नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। बातचीत करेंगे वो करंट अफेयर्स की बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उन सभी विषयों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, तो जुड़ जाइए सभी फटाफट। आइए सब लोग। सुबह ठीक 5:22 हुए हैं और दिन है 25 जनवरी 2022 का। आप सभी का प्रणाम नमस्कार स्वीकार कर लिया है, तो सभी को नमस्कार। सपना चौधरी, मनीष बिश्नोई और प्रदीप गोड, अजय सिंह, शशिकांत सैनी, सैंडी वर्मा, बायोलॉजी। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी पक्षपात के शुरू करते हैं आज के सवालों को। और सबसे पहले बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी पर। पहला सवाल आप सभी के सामने आ गया है और जरा पढ़िए और जवाब दीजिएगा। यहां लिखा गया है कि भैया 24 जनवरी को मनाए गए चौथे शिक्षा दिवस के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आप बता दो भैया। 24 जनवरी को मनाए गए चौथे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी, यह है आपको बताना है। चौथे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम देखिए, 24 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? पहली बात तो यह ध्यान रखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधी सी बात है भैया, 24 जनवरी का दिन आए तो ये ध्यान रखना है, इस दिन ये मनाया जाता है। इस बार ये कौन सा मनाया गया था चौथा बनाया गया भैया। कौन सा? चौथा बनाया गया। इसका मतलब इससे पहले तीसरा मनाया गया होगा 2021 में, इससे पहले 2020 में मनाया गया होगा 2020 में, इससे पहले 2019 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये चौथा 2022 में, फिर इसके बाद थर्ड जो है वो 2021 में, सेकंड जो है 2020 में, और 2019 में आपका फर्स्ट शिक्षा दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इसके बाद आपसे पूछा यह गया कि इस बार जो चौथा मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, चेंजिंग टूल्स, ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन आफ्टर कोविड-19 और डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल वर्ल्ड। इनमें से कौन सी थीम जो है वो इस बार की सही है, ये आपको बताना जी। फटाफट, आपका कोई जवाब अभी तक किसी का नहीं आया है, ठीक है। हाँ, बालिका दिवस पर भी बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो चेंजिंग कोर्स है। चेंजिंग कोर्स और ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है। क्या है? चेंजिंग कोर्स और ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन जो है वो इस बार मनाए गए चौथे, कौन से? चौथे, फोर्थ इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है उसकी क्या है? थीम है। तो यह है शिक्षा दिवस जो है वो किस लिए मनाया जाता है? सब में इस प्रकार की तत्परता हो, सब में इस प्रकार की विचारधारा आए कि शिक्षा के माध्यम से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, वर्ल्ड को आगे बढ़ाया जा सकता है। सब चीजें जो है वो शिक्षा के माध्यम से आगे लगातार बढ़ती रहती है। तो सभी को सब चीजों के प्रति जागरूक रहने के लिए, सबका जीवन स्तर सुधरे, सबकी आय सुधरे, सबका स्वास्थ्य सुधरे, इन सब की जागरूकताएं सब में फैले, इसलिए विश्व भर में 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है आपके सामने। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त करता। कल भी आप लोगों को मैंने बताया था कि भैया ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं। 2022 का जो है ये दिए किस में जाते हैं, ये देखिए। एक तो संस्था को दिए जाते हैं, एक तो किसको? संस्था को दिए जाते हैं, एक व्यक्ति को दिए जाते हैं। कल भी ये सवाल आया था। संस्था जो है ये गुजरात जो है वहां की संस्था को दिया गया, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को 2022 का दिया है। व्यक्ति को दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। प्रोफेसर विनोद शर्मा जो है इनको दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में। संस्था को इसमें 21 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और व्यक्ति को इसमें 5 लाख रुपए की राशि क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। मेरे हिसाब से ये दो बातें तो आपको कल से आती है। अब देखिए, कल हमारे एक ऑप्शन में आया था जो था सिक्किम से संबंधित, तो उस पर भी अभी बातचीत हमारी होने वाली है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या पूछा जा रहा है?
विनोद शर्मा का संबंध किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से है? तो ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार जो है वो सिक्किम राज्य जो है यहाँ के आपदा प्रबंधन जो संस्था है उसके उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रखना, क्या है? सिक्किम जो है यहाँ के आपदा प्रबंधन जो संस्था है उसके क्या है? उपाध्यक्ष है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये सब नहीं है। सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान जो है यहाँ के क्या है? उपाध्यक्ष है। कौन? विनोद कुमार शर्मा। तो सिक्किम जो है उस राज्य के संस्था को नहीं दिया गया है, उस संस्था से संबंधित है। कौन? सिक्किम जो प्राधिकरण है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उससे उपाध्यक्ष रहे हैं विनोद कुमार शर्मा। इनको अभी हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। आप जानते होंगे मेरे हिसाब से सिक्किम जो है वो भारत का राज्य कैसे बना, इसके बारे में दो बातें ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। सिक्किम राज्य में पहले चांग्याल शासकों का शासन था। कहां पर? सिक्किम में किसका शासक था? चांग्याल जो होते हैं, चांग्याल शासकों का जो है वो यहां पर क्या था? शासन था। उसके बाद इसे रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। इसे किसका? रक्षित राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया, रक्षित राज्य का। रक्षित राज्य के बाद में हमने किया 35वां संविधान संशोधन। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन हमने किया 1974 के अंदर। इस 1974 के 35वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिक्किम राज्य को एक संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। किस राज्य का? संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। और यहां प्लेबिसाइड यानी यहां जनमत संग्रह करवाया गया, संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। हम देख रहे थे कि चाइना कुछ बोलता है या नहीं बोलता इस बारे में। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में संयुक्त राज्य जो है इसका दर्जा दिया गया और यहां प्लेबिसाइड यानी जनमत संग्रह जो है वो करवाया गया। इस जनमत संग्रह के बाद वर्ष आया 1975 का, और 1975 के वर्ष में हमने क्या करवाया? देखो, 36वां संविधान संशोधन किया। 36वां संविधान संशोधन किया। 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बात ध्यान रखना है, एक तो 10वें नाम की अनुसूची जोड़ी गई। 35वां, अभी कुछ लोग हो अल्लाह मत कर देना भाई, ध्यान से सुन लो पहले। 35वां जो संविधान संशोधन हुआ 1974 में, यह सिक्किम से संबंधित था, लेकिन इसके द्वारा एक तो 2A नाम का आर्टिकल जोड़ा गया। किस नाम से? 2A नाम का एक आर्टिकल इसके माध्यम से जोड़ा गया, प्लस एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है वो इसमें जोड़ी गई। लेकिन ये दोनों की दोनों जो घटनाएं हैं इनको समाप्त कर दिया गया। किसके माध्यम से? ये जो हमने 36वां संविधान संशोधन किया इस माध्यम से। ये 36वां हुआ वर्ष 1975 में। इसके माध्यम से हमने बाद में सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग भी बनाया और इसे पूर्ण राज्य का क्या कर दिया? दर्जा दे दिया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है, पूर्ण राज्य का दर्जा हमने क्या कर दिया? इसमें प्रदान कर दिया। और ये जो आज की 10वीं अनुसूची है वो ये नहीं है जो आप आज पढ़ रहे हैं, ये आज वाली नहीं है 10वीं अनुसूची। ये 10वीं अनुसूची दूसरी थी और ये आर्टिकल, ये दोनों क्या कर दिए गए थे? बाद में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जो है इसे पूर्ण राज्य का क्या कर दिया गया था? दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो मेरे हिसाब से यह बात भी आपको समझ में आ रही होगी सिक्किम की, कि सिक्किम के बारे में हमें और कौन सी बात ये ध्यान रखनी है। तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष था 1975 का। यह सवाल कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। इसके अलावा अभी अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता परीक्षा हुई, उसमें यह क्रम भी पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। अक्टूबर 1947 में यह डेट पूछी गई थी पहले से बाद के क्रम में। जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 में भारत का हिस्सा बना। यहां हरि सिंह जो थे वो महाराजा थे। यहाँ के क्या थे? हरि सिंह जो है वो यहाँ के महाराजा थे। और विलय पत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर का भारत में क्या किया गया था? विलय किया गया था। इसके बाद दूसरा जो है वो स्थान आता है फरवरी का। फरवरी का महीना था, वर्ष था 1948 का। ठीक है, फरवरी 1948 में जूनागढ़ जो रियासत थी, जूनागढ़ की जो रियासत है, इस जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहब्बत मावत खान जी, उनको यहां पर क्या किया गया था? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया। जनमत संग्रह के द्वारा भारत में क्या किया गया था? विलय किया गया था। वो पाकिस्तान भाग गए थे अपनी बेगमों को छोड़कर, अपने कुत्तों को लेकर। तो ये घटना वर्ष 1948 की है। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था।
इसके बाद वर्ष आया नवंबर 1948 का। यहां के थे निजाम, हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के क्या थे, हैदराबाद के निजाम। वो अपने जो उस यूसुफ जई थे उनके कहने पर उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नवंबर 1948 में ये इनके कहने पर भारत में विलय नहीं हुआ, तो बाद में ऑपरेशन पोलो जो था, ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन पोलो, उसके माध्यम से भारत में इसका क्या किया गया था, विलय किया गया था। तो ये तीन जो है इन दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 1947, फरवरी 1948, नवंबर 1948, जम्मू कश्मीर, विलय पत्र, जूनागढ़, जनमत संग्रह, हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो, और यहाँ हरि सिंह, यहाँ पर मोहब्बत मावत खान जी यहाँ के, ठीक है, और यहाँ के निजाम थे, यहाँ के नवाब थे। तो ये बातें भी आपको क्या करनी है, थोड़ी ध्यान रख लेनी है, कभी कभार यहां से सवाल आ जाता है। और इसके अलावा अगर दादर नगर हवेली वाली भी मैं बात आपको बताऊं तो वो भी जरा सुन लीजिएगा। वर्ष था 1954 का, वर्ष कब का था, 1954 का वर्ष था। एक स्थान था जिसका नाम था चंदर नगर, चंदर नगर, चंदर नगर नाम था। एक था यनम, पांडिचेरी, ये सब पुदुचेरी, इनके बारे में आपको कई बार बताया है। यनम पुदुचेरी जो आज का है वो पांडिचेरी हुआ करता था कभी। एक करिकाल, 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 एक था माहे, एक क्या था, माहे। ये जो स्थान है चंदरनगर, यनम, ये चंदरनगर पश्चिमी बंगाल के पास एक इलाका है। यनम है, पुडुचेरी है, करिकाल है, माही है, ये सब स्थान आप लोगों को मैंने बार बार बताए हैं। इनके बारे में क्या घटना थी देखिए। ये सब पहले अलग अलग शासकों का यहाँ राज्य रहा, लेकिन अंतिम रूप से फ्रांसीसी जो थे उनको यहां से अलग करके यहां से भगाया गया था। एक स्थान इसके साथ ही लिख देता हूं, दादर नगर हवेली, दादर नगर और हवेली जो है वो भी इसी के साथ लिख देता हूं मैं, ठीक है। अंतिम रूप से यहां पर जो ये स्थान है इन पर किसका शासन था, फ्रांसीसियों का शासन था। इससे पहले जैसे पुर्तगाली है, अंग्रेज है, डच है, इन सब ने शासन किया, लेकिन इन इतने स्थानों पर यहां तक अंतिम रूप से किसका शासन था, फ्रांसीसियों का शासन था। और दादर नगर हवेली पर अंतिम रूप से पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाली जो थे इनका अंतिम रूप से शासन था कहां पर, दादर हवेली, दादर नगर जो हवेली है यहां पर। यहां चंद्रनगर, यनम, पुदुचेरी, करिकाल, माहे, ये जो है यहां पर किनका शासन था, फ्रांसीसियों का। ये बात मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाई है कि भैया ये जो स्थान है आपको ध्यान रखना। एक स्थान यहां आपका पड़ता है केरल के अंतर्गत, ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में ये स्थान आपके पड़ते हैं, ठीक है। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। माहे जो स्थान है वो यहां पर पड़ता है आप लोगों का, और करिकाल और ये जो क्षेत्र है माहे ये यहां पर पड़ते हैं, यनम आपका यहां, ये सब स्थान जरूर ध्यान रखिएगा। इन पर अंतिम रूप से जो शासन है वो फ्रांसीसियों का था। फ्रांसीसियों ने अंतिम रूप से यहां स्थान, यहां पर आपका एक स्थान पश्चिमी बंगाल के पास पड़ता है जिसका नाम क्या है, चंदर नगर है, चंदर नगर, ये एक स्थान यहां पर पड़ता है। और दादर नगर हवेली तो खेल आप लोग जानते ही हैं। अब जरा देखिए इनको क्या किया गया था, एक संविधान में संशोधन किया गया था जिसका नाम था 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन किया गया था। इस 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इस चंदर नगर को तो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। किसका, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया था इस चंदर नगर को। यनम, पुदुचेरी, करिकाल और माहे जो है इनको क्या कर दिया गया, एक यूटी बना दिया गया, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। यनम, पुदुचेरी, करिकाल, माहे को 14वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंदर नगर को क्या कर दिया गया, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। ठीक इसी प्रकार ये जो पुर्तगालियों का यहां शासन था दादर नगर हवेली में, इसके लिए 10वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 10वां संविधान संशोधन हमने किया था कब, 1961 में। 1961 में ये जो 10वां संविधान संशोधन किया गया, इसके द्वारा इस दादर नगर हवेली को भी क्या कर दिया गया था, यूटी बना दिया गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश इसे बना दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फ्रांसीसियों का अंतिम रूप से शासन चंद्रनगर, यनम, पुदुचेरी, करिकाल, माहे पर अंतिम रूप से शासन फ्रांसीसियों का। दादर नगर हवेली पर अंतिम रूप से शासन किसका रहा था, पुर्तगालियों का रहा था। चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं यहां पर, वो जरा सुन लीजिए। वर्ष था 1961 का, वर्ष कब का था, 1961 का। गोवा का भारत में विलय कैसे हुआ जरा सुनिएगा। गोवा जो है ये गोवा, इसके अलावा दमन, इसके अलावा द्वीप जो है ये वाले क्षेत्र हैं। इन पर किनका शासन था अंतिम रूप से, तो वो शासन था पुर्तगालियों का। क्या था, पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों का यहां पर क्या था, शासन था। पुर्तगालियों को हमने भगाया यहां से
और भारत का हिस्सा कब बनाया इसे, तो हमने किया 12वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने किया, और वो किया 1962 में। ठीक है, 1962 में। और क्या किया गया, इस गोवा जो क्षेत्र है, यहां पर गोवा के बारे में ध्यान रखना, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इनका भारत में विलय कर लिया, सब क्षेत्रों का भारत में इनका क्या कर लिया, विलय कर लिया गया, भारत में इनका विलय कर लिया गया, और इन्हें क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। और बाद में पता है आपको, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन दमन और दीव जो है वो आज दादर नगर हवेली के साथ शामिल करते हुए एक यूटी के रूप में इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने जो आया है वो जरा देखिए क्या है। ये है आपका नेक्स्ट सवाल। यहां पर जो सवाल है वो रिलेटेड किससे है, जरा देखो भैया और जवाब दो। यूनेस्को ने नॉर्डिक देशों की किस नाव को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। नॉर्डिक देशों में जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, ये सब देश आते हैं जिनको नॉर्डिक देशों के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची, यूनेस्को जो है वो आप लोगों को पता है सांस्कृतिक वैज्ञानिक धरोहर है किसकी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ही हिस्सों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। अंग नहीं है, ध्यान रखना, अंग चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, अभी आपको पता होगा पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा, उस दुर्गा पूजा को अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। इससे पहले आपको पता है राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है। ठीक है, क्या है, गुलाबो, गुलाबो जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, वो भी क्या किया गया, अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। अभी हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में इन नॉर्डिक देशों की एक नाव है, क्या है, नॉर्डिक देशों की एक बोट है, यानी एक नाव है जिसके माध्यम जिस पर जाकर इन्होंने अमेरिका तक अलग अलग क्षेत्रों पर अपने अपने अधिकार स्थापित किए थे, उनमें से आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए अब जरा बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। उस नाव का नाम आपको बताना है, यानी किस नाव को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, उस नाम को ये नॉर्डिक देश वाले लोग किस नाम से जानते हैं, उस नाव का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, कलिंकर नाव है या जिंकलिंग नाव है या जिरलिंग नाव है या माउचिन नाम है, इनमें से कौन सी नाव है, उस नाव का आपको नाम बताना है। ठीक है, हाँ जी, तो वेरी गुड, आप में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया अभी तक। इसका मतलब इसका सही जवाब है क्लिंकर नाव है। वो कौन सी है, क्लिंकर नाम की एक नाव है जिस पर इन्होंने सवार होकर, क्लिंकर नाम की एक क्या है भैया, ये इनकी बोट है, ये इनकी नाव है। इस नाव में बैठकर इन्होंने क्या किया है, अमेरिका तक दूर दूर देश जो हैं, इन दूर दूर देशों में इन्होंने अपना क्या किया है, शासन स्थापित किया था। और इन्हीं की जो प्राचीन नाव है, इसी नाव को क्या किया गया है, यूनेस्को ने क्लिंकर नाव को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में क्या किया है, शामिल किया है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, ये सही जवाब है इसका, क्लिंकर नाव है। इस क्लिंकर नाव जो नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक देशों में डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, ये सब आते हैं। और डेनमार्क के बारे में तो आपको कल ही बताया था, ये आपका उत्तरी सागर है, ये क्या है, उत्तरी सागर है। और ये यहां पर आपका बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है। आपको उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर जाना है तो यहां पर डेनमार्क से होते हुए एक नहर का निर्माण आपके लिए कर दिया गया है, जिसमें आप सवार होकर जा सकते हैं, जिस नहर का नाम क्या है, कील नहर है। तो अब की बार आपसे वीडियो के एग्जाम में पूछा जाएगा कि किन दो क्षेत्रों को जोड़ने वाली नहर का नाम कील नहर है, तो आप बता दीजिएगा, उत्तरी सागर और किसको, बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब लो जी, बालिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे पहली बार कब शुरू किया गया था, ये बताइए आप। तो बस राष्ट्रीय, आपको जो आता है वो मैंने लिख दिया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस
24 जनवरी को मनाया जाता है। और यही आप लोग आधे घंटे से लिख रहे थे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी आता है इस दिन। तो 24 जनवरी के दिन 2 दिवस आपको याद रखने हैं। 24 जनवरी है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम जरूर याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो ये भी मनाया आपने। एक आपको पता है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। बालिका दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन इस देश की दुर्दशा यह है, राष्ट्रीय बालिका दिवस तो मनाते हैं लेकिन मानसिकता इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है लोगों की कि पूछिए मत भैया। ठीक है, इस प्रकार की घटनाएं इस देश में घटित हो रही है कि जिनके बारे में सोचते हैं तो रूह कांपने लगती है, लेकिन करने वाले कोई दूसरे नहीं है। इसी समाज, इसी देश, इसी राज्य, ऐसे ही नागरिक जो हैं वो सब हैं। तो सबको अपने आप में सुधार करना ही होगा एक दिन। अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो मनाना हमने शुरू किया था वर्ष 2008 से। वर्ष 2008 जब आया था, उस वर्ष 2008 से हमने ये बालिका दिवस जो है वो क्या किया था, मनाना शुरू किया था। तो यहां ध्यान रखिएगा 2008 से कौन सा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, इस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया। स्मृति ईरानी का नाम आपने सुना होगा, स्मृति ईरानी। ये स्मृति ईरानी राहुल गांधी को मेरठ में मात देकर, मेरठ कहां पर है, यूपी में, यहां पर मात देकर संसद पहुंची थी। इनके सामने, राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ा और राहुल गांधी चुनाव हार गए। इसके बाद मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा एक बात और, राजस्थान में ममता भूपेश ध्यान रखिएगा, ममता भूपेश ये सिकराय विधानसभा क्षेत्र जो है, सिकराय विधानसभा क्षेत्र जो है यहां से आती है। कौन? ममता भूपेश। ठीक है, ममता भूपेश सिकराय विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करती है। वैसे इनका मूल स्थान जो है वो राजस्थान का झुंझुनू है। कौन सा है? राजस्थान का झुंझुनू जिले की रहने वाली है। ठीक है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सिकराय विधानसभा क्षेत्र जो है यहां से संबंधित है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी मैं लिख देता हूं यहां, आपको ध्यान रहे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो इसके बारे में भी ध्यान रखा। 1 और 1 क्या है? 11 है। 1 और 1 क्या है? 11 है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 का वितरण किया है, जो कुल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें से शामिल नहीं है। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री ने ये पुरस्कार प्रदान किए कल, तो 29 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने बच्चों को? 29 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2021 और 22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा की गई और ऑनलाइन माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से यह सब हुआ। प्रधानमंत्री ने इनके विजेताओं से क्या की थी? बातचीत भी की थी। ठीक है, हाँ जी। तो 2021 और 22 का वितरण किया, जो कुल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने सवाल रखे गए मेरे मित्रों। इन सवालों पर जरा गौर करिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को शामिल किया गया, इसमें कई चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है उन सबको समाहित करते हुए सवाल रखे गए हैं। तो 2021 और 22 जो है उसके वितरण किए गए। प्रधानमंत्री ने 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिए, ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से। उनके परिजन, उनके बच्चे जो हैं, उन दोनों से आपस में प्रधानमंत्री जी ने बातचीत भी की। और वाकई में छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को चौंका दिया। इस प्रकार के कारनामे उन बच्चों ने कर रखे हैं। तो यहां पर ये 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सामाजिक सेवा और शैक्षिक क्षेत्र में भी दिया जाता है, खेल में और कला में भी दिया जाता है, संस्कृति और वीरता में भी दिया जाता है, लेकिन साहित्य और पत्रकारिता में नहीं दिया जाता। पत्रकारिता, छोटे बच्चों को पत्रकारिता में शामिल नहीं किया गया है। तो सामाजिक सेवा है, शैक्षिक है, खेल है, कला है, संस्कृति और वीरता है। इन सब क्षेत्रों में बच्चों के योगदान को देखते हुए इन 6 कैटेगरियों में यह पुरस्कार क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। तो कुल 6 कैटेगरियों में यह पुरस्कार क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत आपको जरूर ध्यान रखना है कि 29 बच्चों को इस बार प्रधानमंत्री ने क्या किया है? सम्मानित किया। एक देखिए, हम दिवस मना रहे थे तो 8 मार्च को क्या किया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस
ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 8 मार्च को एक और घटना घटित हुई थी, उसके बारे में भी ध्यान रखना। 8 मार्च 1931 का वर्ष था, 8 मार्च 1931 का वर्ष था। गांधी इरविन समझौता भी इसी दिन हुआ था, गांधी और इरविन समझौता। जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, तो उन्होंने सोचा हमारा मामला तो फेल होने वाला है, तो गांधी और इरविन के बीच में बाद में एक समझौता हुआ, वो भी 8 मार्च 1931 को हुआ था। यह भी ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी 8 मार्च को आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आता है वो भी इसी दिन क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो 8 मार्च को कौन सा आता है? गांधी इरविन पैक्ट भी 8 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए, लेकिन कोई ज्यादा बात बनी नहीं उसमें भी। उसके बाद है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अभी अभी आपको बताया था कि भैया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। 2021 और 2022 के पुरस्कारों की बातचीत की गई और वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 29 बच्चों को इसमें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 29 बच्चों को सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। कितनी राशि इस पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है? तो आपको 2 दिन से 2 पुरस्कार मैंने पढ़ाए हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में संस्था को दिए जाते हैं 51 लाख रुपए और व्यक्ति को दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। ऐसा ही इसमें प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसके तहत राशि कितनी दी जाती है यह आपको बताना है। तो इसमें 50,000 रुपए की राशि नहीं दी जाती है, इसमें 2 लाख भी नहीं, 5 लाख भी नहीं, इसमें 1 लाख रुपए की राशि क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। 1 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए की इनामी राशि से सम्मानित किया जाता है और इस बार 29 बच्चों को सरकार ने क्या किया है? सम्मानित किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 लाख रुपए की राशि से इसके साथ साथ उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और इसके अलावा एक उनको मेडल दिया जाता है। एक उनको क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 3 चीजें प्रत्येक बच्चे को प्रदान की जाती है, 1 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट यानी प्रशस्ति पत्र और एक मेडल, ये 3 चीजें दी जाती है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यह है भैया गणतंत्रता दिवस आने वाला है और गणतंत्रता दिवस के इस बार के प्रोग्राम में कई परिवर्तन किए गए हैं। गणतंत्रता दिवस की जो परेड 10 बजे आरंभ होती थी इस बार वो 10:30 बजे आरंभ होगी। इसके अलावा भी कई परिवर्तन उसमें किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के पश्चात आयोजित होने वाले बीटिंग द स्ट्रीट समारोह में अबाइड विथ मी के स्थान पर कौन सा गाना इस बार बजाया जाएगा? यानी जो बैंड में अलग अलग प्रकार की धुन बजती है उसमें अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले उस बैंड में ध्यान रखना ऐसी कई विदेशी धुन बजाई जाती थी जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। विदेशी धुन उसमें क्या की जाती थी? बजाई जाती थी। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करते करते उन धुन को क्या कर दिया है? हटा दिया और भारतीय जो धुन है उनको उसमें क्या किया है? शामिल किया है। उनमें एक अंतिम जो धुन थी वो विदेशी बची थी जिसका नाम था अबाइड विथ मी। ये गांधी जी को प्रिय थी भाई, ये अबाइड विथ मी जो है गांधी जी को प्रिय थी और ये एक अंतिम विदेशी धुन उस बीटिंग द स्ट्रीट प्रोग्राम में बजाई जाती थी। अंतिम विदेशी धुन बची थी ये वाली, अंतिम क्या बची थी? विदेशी धुन बची थी उस बैंड के तहत बजने वाली। तो इसको क्या कर दिया भैया? मोदी जी ने कहा कि इसको भी हटाइए, इसको भी हटाओ और इसके स्थान पर किसको शामिल करो। तो इसमें कौन सी शामिल की गई है ये आपको बताना है। ये गणतंत्रता दिवस समारोह 26 तारीख को आता है, आप ये बात जानते हैं। 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? इसकी कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 का वर्ष, 26 जनवरी 1930 का वर्ष आपको याद करना पड़ेगा। इस दिन नेहरू जी जो है उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया था कि हम इस दिन क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे भैया। तो आपको पता होगा आजादी से पहले इस दिन स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस के रूप में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यानी उनके कहने पर पूरे देश भर में इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया जाता था? मनाया जाता था। और 31 दिसंबर 1929 जो था लाहौर अधिवेशन, उस लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने जो है वो अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की थी कि हम ऐसा करेंगे।
जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया और अंग्रेज भारत को आजादी देने के पक्ष में नहीं थे, तो पंडित नेहरू ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की अर्ध आजादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये सब बातें थी। तो ये इनमें से आपको बताना है कि अब गणतंत्रता दिवस समारोह जो है उस दिन बीटिंग स्ट्रीट में अबाइड विथ मी के स्थान पर कौन सी धुन बजाई जाएगी? ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, यह चलेगी। लता मंगेशकर के द्वारा इसे गाया गया है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा भैया? ये प्रदीप जो है, इन प्रदीप के द्वारा इस गाने को लिखा गया है। कवि प्रदीप जो है उन्होंने लिखा है, श्री रामचंद्र ने इसे संगीत दिया और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। तो श्री रामचंद्र जो है, यहां ध्यान रख लेना, कवि प्रदीप जो है, कवि प्रदीप ने इसे लिखा है, ठीक है। श्री रामचंद्र जो है, श्री रामचंद्र, इन्होंने इसे संगीत दिया है और इसे गाया है लता मंगेशकर ने, लता मंगेशकर ने, यानी 3-4 लोगों का इसमें काम किया हुआ है। तो ये सब है, किसी ने लिखा है, किसी ने संगीत दिया है और किसी ने इसे क्या किया है? गाया है। तो ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये बातें समझ में आ गई होगी। ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जब ये गाना बजता है तो हिंदुस्तान के लोगों के तन तन में ये देशभक्ति की भावना जागने लग जाती है। तो आज अगला जो गणतंत्र दिवस आ रहा है, इसके बाद उस बीटिंग द स्ट्रीट में बजने वाली कोई भी धुन विदेशी नहीं होगी। जितनी धुन बजेगी वो सारी की सारी स्वदेशी, यानी भारतीय किसी न किसी कला प्रेमी के द्वारा उनको क्या किया गया होगा? गाया गया होगा। तो इस बार सभी विदेशी धुनों को इस प्रोग्राम से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है वो कहां लगाया गया है? आपको यह बताना है। एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है वो कहां पर लगकर तैयार हो चुका है? यानी पानी पर तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। जितनी भी जो सोलर प्लेट है वो यहां पर तैर रही है समुद्र के अंतर्गत, ऐसा है, और एशिया का सबसे बड़ा है। तो ये कौन से राज्य में है? आपको उस राज्य का क्या बताना है भैया? नाम बताना है। क्या राजस्थान है? राजस्थान में तो समुद्र देखने को नहीं है या पानी पीने को नहीं मिलता, आंखों में ही पानी आता है बस, यहां तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बिहार है, आंध्र प्रदेश है या गुजरात है? तो बिहार भी नहीं है, बिहारियों की भी हालत खराब है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं भी यहां उपलब्ध है नहीं। इसमें 2 ऑप्शन बच गए, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अभी कहां बन रहा है? आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो चुका है। और जमीनी स्तर पर बात करें तो एक बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो कहां बन रहा है? अभी गुजरात में भी बन रहा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा होगा, एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो कहां लगेगा? वो गुजरात में बनने जा रहा है। लेकिन अभी आपसे जो पूछा गया है वो फ्लोटिंग के बारे में पूछा गया, तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कहां पर? आंध्र प्रदेश में बन रहा है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है ये किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आपको पता होगा वर्ष था, जून का महीना था, वर्ष था 2014 का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल पर बात करें। यहां पर अगला सवाल ये रहा, आईसीसी से संबंधित सवाल 2-3 दिन हो गए लगातार आ रहे। एक सवाल और आया है आपके सामने। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 का पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? बोलो जरा। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 का पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है इसके खिताब से उसे नवाजा गया है? उस खिलाड़ी का आपको नाम बताना। देखिए वनडे जो टीम है, वनडे यानी ओडीआई जो टीम है, ओडीआई टीम, इसकी जो कमान है वो आईसीसी की जो सर्वश्रेष्ठ टीम है उसमें बाबर आजम जो है, एक तो फकर जमान है और एक बाबर आजम है। इन 2 व्यक्तियों को क्या किया गया? बाबर आजम और फकर जमान, इन 2 व्यक्तियों को क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। कप्तानी बाबर आजम को इसमें प्रदान की गई है। अभी पूछा जा रहा है आईसीसी ने किस से। और अगर महिला की बात करें, महिला टी20 टीम में एक भारतीय महिला है जिसका नाम है स्मृति मंधाना। क्या है?
स्मृति मंधाना है, उनको इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो भारतीय तो सपने में भी नहीं सोच सकते इस बार। मोहम्मद रिजवान जो है ये पाकिस्तान के हैं, कहां के हैं, पाकिस्तान के। अब की बार पाकिस्तानियों ने क्रिकेट में बाजी मारी है भाई। यहां मोहम्मद रिजवान जो है, मोहम्मद रिजवान, इनको क्या किया गया है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से इन्हें चुना गया है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। और जानेमन मलान जो है, जानेमन मलान, ये दक्षिणी अफ्रीका के हैं, कहां के, दक्षिणी अफ्रीका के। जानेमन सही में नाम है ये, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के हैं। और इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, इमर्जिंग 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 प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर का खिताब इनको दिया गया। ये दो बातें आपको ध्यान रख लेनी है। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 का पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है, तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा जानेमन मलान जो है ये दक्षिणी अफ्रीका के हैं, इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, ये जानेमन ही है, जानेमन। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। बर्किना फासो जो है एक देश है अफ्रीकी, बर्किना फासो क्या है, बुर्किना फासो नाम है इसका, देश ही है। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, जहां राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी की घटना घटित हुई है अभी हाल ही में। तो कल की ये खबर है, यहां के राष्ट्रपति जी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है यहां पर गोलीबारी की घटना जो हुई है ये राष्ट्रपति भवन के पास हुई है। ये बुर्किना फासो जो है, ये बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है भैया। इस अफ्रीका में यहां एक देश पड़ता है जिसका नाम है माली। इस माली के ठीक नीचे यहां एक लैंडलॉक कंट्री पड़ता है, लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब यह है कि किसी भी सागर से इसकी कोई तटीय सीमा नहीं लगती है। लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम क्या है, बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो है यहां पर इसका नाम है, बुर्किना फासो इसका नाम है। आपको बताना है इसकी राजधानी क्या है, जहां पर अभी हाल ही में एक गोलीबारी की क्या हुई है, घटना हुई है, ठीक है। अरे जाने मन रुक जा रे, यहां पर है कोबेरे जो है, यहां के राष्ट्रपति का नाम है कोबोरे, कोबोरे, कोबोरे। यहां के क्या है, ये राष्ट्रपति है भैया, यहां के राष्ट्रपति हैं। इनके राष्ट्रपति भवन के पास ही इस प्रकार की गोलीबारी की घटना हुई है। ये आपका क्या है, अफ्रीका का पूरा मैप मैंने यहां आपके सामने बनाने की कोशिश की है, कुछ ठीक कुछ गड़बड़ ऐसा बन गया है, ठीक है। चलिए यहां इसका अंतिम जो देश है वो आपका दक्षिणी अफ्रीका है, जिसका नाम हम कई बार लेते हैं। अफ्रीका का अंतिम जो दक्षिणी देश है वो अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका है, ठीक है। और ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है, उसका नाम है बुर्किना फासो। इस बुर्किना फासो की राजधानी क्या है यह आपको बताना है। कोबोरे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भवन के पास ये घटना घटित हुई है। नुसंतारा जो है वो अभी हाल ही में इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की प्राचीन राजधानी जो है वो आपको पता है जकार्ता है। जकार्ता में बहुत बात भीड़ भाड़ हो गई, घनत्व ज्यादा हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया तो इन्होंने कहा हम जो बोर्निया है उस बोर्निया के जंगलों में एक नई राजधानी बनाने जा रहे हैं। कहां पर, बोर्निया के जंगलों में एक नई राजधानी बना रहे हैं हम लोग, और उस बोर्निया की नई राजधानी जो जंगलों में है उसका नाम नुसंतारा है। क्या है, नुसंतारा है। और ये किसी स्थान का नाम नहीं है, ये राष्ट्रपति का नाम है। तो बच गया एक ही ऑप्शन, वो क्या है, ओहिगोया। ओहिगोया क्या है, ओहिगोया जो है वो यहाँ की राजधानी है। ओहिगोया यहाँ की क्या है, राजधानी, ओहिगोया, ओहिगोया ये कहां की राजधानी है भैया, ये राजधानी कहां की है, तो आपको मैंने बता दिया है कि ये राजधानी बुर्किना फासो की है। और माली जो है, माली के एक पूर्व राष्ट्रपति का अभी हाल ही में निधन हो गया। आपको 2-3 दिन पहले बताया था, पूर्व राष्ट्रपति का, माली के पूर्व राष्ट्रपति का अभी हाल ही में क्या हो गया था, निधन। तो ये माली भी यहां है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ये क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है। यहाँ सहारा का मरुस्थल जो है वो ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये वाला पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर फैला हुआ है। ये वाला, ये इलाका पूरा जो है वो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत क्या है, आता है। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आप लोग जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़े, अगला सवाल जरा देखिए क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये रहा, राजस्थान से जुड़ा हुआ आपका पहला सवाल आपके सामने आया है। वो सवाल जरा पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से
सम्मानित होने वाली गौरी माहेश्वरी का संबंध कहां से है? गौरी 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 नाम है, गौरी माहेश्वरी नाम है, और इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो गया है। राजस्थान से संबंधित है, ये बात हम लोग जानते हैं। राजस्थान में कहां से इनका संबंध है? राजस्थान के किस जिले से? धोरारी धरती, धनी और राजस्थान है, धनी और राजस्थान है। हाँ, टेलीग्राम पे क्विज कर लेते, क्विज कल आए नहीं थे और आज आ जाएंगे आपके सामने, दोनों दिन के मिलाकर दोनों क्विज। और क्विज में कुछ लोग उसको ओपन इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि इसमें पता नहीं क्या आएगा, तो ध्यान रखना, नीचे आएगा स्टार्ट क्विज, तो उस स्टार्ट क्विज पर करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा वीडियो मेंस का जो एग्जाम है उसके सिलेबस के हिसाब से आपको करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, सब कुछ प्रकार के सवाल आपको प्रदान करने की मैं कोशिश करूंगा। तो वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट जो है ऐसा करते ही। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाली गौरी माहेश्वरी का संबंध राजस्थान के राजधानी जयपुर से तो नहीं है भैया, जोधपुर से, मारवाड़ की धरती से भी इसका संबंध नहीं है, नागौर जो है वहां से भी संबंधित नहीं है। नागौर में अभी उल्का पिंड गिर गया, आपको पता है क्या भैया? उल्का पिंड गिर गया था। कहां पर? नागौर में उल्का पिंड गिरा था, नागौर में उल्का पिंड गिरा था। ठीक है, अजमेर बच गया, अजमेर इसका सही जवाब है। धनियों, राजस्थान का हृदय स्थल कौन सा है? उसका नाम है अजमेर। ये राजस्थान का क्या है? अजमेर है। अजमेर से ही बड़ी हस्तियां जो है वो आ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है, चाहे वो पूर्व आरपीएससी के चेयरमैन देख लो, राजस्थान से केंद्रीय मंत्री देख लो, बहुत सारे हैं, चाहे ट्विटर के सीईओ देख लो, पराग अग्रवाल देख लो, ये सब के सब जो है वो राजस्थान के अजमेर से संबंध रखते हैं। तो गौरी माहेश्वरी जो है उनका संबंध राजस्थान के कहां से है? अजमेर से है। अजमेर में एक अंग्रेजों के जमाने का विद्यालय है, उस विद्यालय से इनका क्या है? संबंध है। ठीक है, मेयो स्कूल का नाम आपने सुना होगा, मेयो कॉलेज भी वहां पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर है। राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर है, और अजमेर में ही सब बच्चों का भविष्य तय होता है। आरपीएससी हो, चाहे आपका बीएसआर हो, बीएसईआर यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, आरपीएससी हो, रीट हो, और कुछ भी हो, सबका भविष्य यहां पर क्या हो जाता है? तय हो जाता है। तो ये सब बातें जो है यहीं से संबंधित है, अजमेर इसका सही जवाब होगा। चलिए मित्रों, अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर यह रहा। अभी हाल ही में राजस्थान के किस आदिवासी का स्टेच्यू गणतंत्र दिवस की झांकी में नजर आने वाला है? तो भाई साहब ने ऐसा लिखा है कि अर्थ का अनर्थ कर दिया। राजस्थान के किस आदिवासी, ठीक है, किस आदिवासी का स्टेच्यू गणतंत्रता दिवस की झांकी में नजर आएगा? नगर नहीं है, नजर आएगा, आपको यह बताना है। राजस्थान के ऐसे एक आदिवासी का नाम आपको बताना है। ठीक है, नायक है, ये नामक नहीं है। क्या है? आदिवासी नायक लिखा था मैंने यहां, आदिवासी एक ऐसे नायक हैं, ठीक है, उनका स्टेच्यू गणतंत्रता दिवस की झांकी में नजर आएगा। तो दोनों के ही नायक को उसने नामक कर दिया और नजर को उसने नमर कर दिया। कोई बात नहीं सर, टेलीग्राम चैनल कौन सा है? एमडी मीना साहब आपको कई बार बताया, या तो इस नाम से सर्च करिए, REAL, इसका नाम मैं चेंज करने वाला हूं 1-2 दिन में, आपको दिक्कत होती होगी, NAWS, ठीक है, इस नाम से सर्च कर लीजिएगा। ये नहीं होता है तो आपको ये बता रखा है, आठो नोको चौको सातो, ठीक है, आठो तियो दुओ तियो सातो जीरो ए, और इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिएगा PDF, व्हाट्सएप ही, और इतना ही लिखना है PDF, बस आपको उसका टेलीग्राम का लिंक यहां पर मिल जाएगा, जिसमें वीडियो की दृष्टि से हम शुरू करने वाले हैं क्विज जल्द ही, और टेलीग्राम की सारी बातें जो है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ जी, यही होगी क्विज, यही होगी सारी क्विज जो है वो पेपर की दृष्टि से सब क्विज में यही करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। ये 2-3 करना, इसको मत बदल देना, ये गौर करना है, ये 2 और 3 ही है, आठो नौको चौको सातो, आठो तियो दुओ तियो सातो जीरो, ऐसे आपको याद रखना है। चलो चलो आगे चलो मित्रों, रुको नहीं, रुकने का नाम नहीं लेना है।
बढ़ते बढ़ते आगे जाना है, तभी जीवन का सार है। तो अभी देखिए राजस्थान के ऐसे आदिवासी नायक के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका राजस्थान के भील जो आंदोलन है, भील लोग जो है उनके आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक आपको थोड़े दिन पहले ही मैंने कुछ बातें बताई थी, लेकिन ध्यान रखना है इसमें सबसे बड़ा योगदान मोतीलाल किसका है? तेजावत का है। जो तेज चलता है वो अकेला होता है, अकेला आदमी तेज होता है। तो एक ही आंदोलन जो है, आपको पता होगा एक ही आंदोलन, लेकिन ध्यान रखना ये मोतीलाल तेजावत शामिल तो होंगे, लेकिन ठीक है अभी ध्यान रखना राजस्थान की झांकी में शामिल नहीं होने वाले। गुजरात की झांकी जो होगी ना, किसकी? गुजरात की। इस गुजरात की झांकी में इनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि गुजरात का जो साबरकांठा और ये जो क्षेत्र है ना, साबरकांठा क्षेत्र है, सिरोही है, ये वाला सब जो क्षेत्र है, इनसे जुड़े हुए जितने भी आदिवासी बंधु थे, इनको लेकर एक झांकी वहां पर सजाई जाएगी। गुजरात की वो झांकी होगी और उस झांकी में इनको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। राजस्थान की झांकी में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। मोतीलाल तेजावत जो है वो एक ही आंदोलन से संबंधित रहे हैं, ठीक है, यहां ध्यान रखना है। मोतीलाल तेजावत, मोती है वो, मोती है वो लाल है और वो तेज होगा तो आपको आनंद आएगा। गोविंद गुरु जो है वो आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था बांसवाड़ा जो है, क्या है? बांस और वाड़ा। इस बांसवाड़ा में जो क्या बना है? आदिवासियों का जो एक संग्रहालय बना है, संग्रहालय बना है, उस संग्रहालय को अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? खोल दिया गया है। विजय सिंह पति नहीं, टांटिया भील का संबंध राजस्थान से नहीं है, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। टांटिया भील का संबंध कहां से? मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मोतीलाल तेजावत गुजरात की जो झांकी होगी गणतंत्रता दिवस, उस झांकी में नजर आने वाले ऐसे कई लोगों के वो स्टेच्यू जो है वो वहां लेकर जाने वाले हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। 25 जनवरी को मनाए जाने वाले 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और आज मतदाता दिवस है भाई, आज क्या है? मतदाता दिवस है। 25 तारीख आज ही है और आज है मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, सबको मतदान करना है, आगे बढ़कर मतदान करना है, जरूर मतदान करना है, जब भी मौका मिले मत का दान करना है, ठीक है। हाँ तो चलिए 25 जनवरी को मनाए जाने वाले 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे? आज जो है ना, आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम पुरस्कार वितरण का ये ऑनलाइन आयोजित होगा भाई, वर्चुअल आयोजित होगा। बस पुरस्कार आपके घर पहुंच जाएगा और आपको ऐसे देते हुए नजर आएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। ये लो साहब, भाई साहब आओ पुरस्कार ग्रहण करो, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन आता है? 25 जनवरी को। देखो तो भैया आज 3-4 दिवस याद हो गए आपको। 8 मार्च याद कराया था आपको, 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 तारीख को यानी 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? 24 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं अभी फटाफट याद करो। 25 तारीख को, 25 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस? यहां पर एक तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, एक तो कौन सा? शिक्षा दिवस मनाया जाता है, एक बालिका दिवस मनाया जाता है। एक तो बालिका है, एक शिक्षा है, बालिका को शिक्षा देनी चाहिए बस। 24 तारीख को बालिका को शिक्षा देनी चाहिए, 25 तारीख को शिक्षित हो जाए तो उसको कहो कि मतदान करके आ। क्या करके आ? मतदान करके आ। और 8 मार्च को महिला दिवस, और काल है 26 तारीख यानी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी में दिन के 4 बजे उठ के नहा धोगे, परेड के लिए तैयार हो जाइए सगला। तो ये सब ध्यान रखना है। 25 जनवरी को मनाए जाने वाले 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हमारे कलराज मिश्र जी जो है, राज्यपाल बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि अशोक गहलोत जी को पुरस्कार देते हुए जोर आ रहा है। पिछली बार आपको पता होगा शिक्षक दिवस हुआ ना, तो जाते ही क्या कर दिया? जोड़े में गाल रखा, पुरस्कार मास्टर बांट दिया, ले जाओ घरे उड़ जाओ, समझ गए। तो ये काम किसका है? राज्यपाल किस लिए बनाए? राज्यपाल जी जो है वो क्या करेंगे? कलराज मिश्र साहब आज ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिन कलेक्टर ने, जिस डीएम ने ये सब जो काम है बहुत अच्छे से किए हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो कलेक्टर है वो जिले में मुख्य मतदान अधिकारी होता है। कलेक्टर जो है वो आपका मुख्य जो है वो एक तरीके से चुनाव का पूरा प्रभार कलेक्टर का होता है। तो कलेक्टर के बाद तहसील स्तर पर एसडीएम होता है, ठीक है, एसडीएम होता है। इन सब ने जिसने बेहतरीन काम किए पूरे राज्य भर में, उन सबको क्या कर दिया जाएगा? ये सारे पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।
तो चलिए, हाँ झंडो लिए ही हो भैया, आज रात नहीं ले आगे छोड़ दी हो। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस, अरे भाई वाह, के जानकारी थारकन। देखो ये 25 जनवरी जो है इसी को क्या किया जा रहा है, 12वां है, ये ध्यान रखना क्या है, 12वां है। तो आप भी सबको कहो मतदान दो, लेकिन सही जगह मतदान दो। उदय लाल आंजना, बीडी कल्ला, बीडी कल्ला तो आपको पता है शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जिस दिन से बने उस दिन से बोल कुछ है नहीं रहे। एक पहले वाले शिक्षा मंत्री थे, सब कुछ बोल देते थे, ठीक है, लेकिन अब वाले बोलते नहीं है। अशोक गहलोत जी हमारे, अशोक गहलोत जी नहीं है, अशोक गहलोत जी ये हमारे क्या है, सीएम है, और इनके पास 2 प्रभार है। एक तो कौन सा प्रभार है, वित्त मंत्रालय इनके पास है, इसके अलावा कार्मिक विभाग है, यानी राज्य की दोनों जो मेन लाइन है वो इन्हीं के पास है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या आने जा रहा है, और ये 14 नंबर सवाल जो है ये प्रसादी लाल जी मीणा आ गए हैं साहब। प्रसादी लाल जी मीणा का ये कहना है कि राज्य का एक ऐसा जिला है जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का काम पूरा कर दिया है। उस जिले का आपको नाम बताना है कौन सा। चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल जी मीणा के अनुसार दूसरी डोज 100% लग चुकी है, ऐसा जिला कौन सा है के अनुसार ऐसे जिले का नाम बताना है जिसमें 100% दूसरी डोज लगा दी जा चुकी है, उसका नाम बताना है, ठीक है। हाँ जी, बीडी कल्ला चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष, पूर्व ऊर्जा मंत्री, वर्तमान में शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री भी है, पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं बीडी कल्ला जी। हाँ प्रतापगढ़, एकदम सही जवाब आया आपका। ये प्रतापगढ़ जो है ना, ये प्रतापगढ़ आपको सही कर देना है। प्रतापगढ़ पहली डोज भी लगाने वाला पहला था, फर्स्ट डोज जो थी ना, फर्स्ट डोज उसको भी लगाने वाला था, और ये सेकंड डोज भी है, ये भी लगाने वाला है। इसका मतलब यह है कि प्रतापगढ़ के लोग जागरूक हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, और ये 15 नंबर सवाल और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है मेरे मित्रों, जो आपको जवाब देना है इसका। और कल फिर मिलेंगे 26 जनवरी को प्रातः परेड में, और परेड में सब लोगों को लड्डू वितरण किए जाएंगे। सब ध्यान रखें इस बात का, राज्य में पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों को, राज्य नहीं है, राज्य में पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका नाम क्या है, सेतु योजना है। आपसे पूछा जा सकता है सेतु योजना का संबंध किस से है, तो सेतु क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अब जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी है उनको वापस स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो, अब स्कूल चलना ही था तो छोड़ी क्यों थी, तो ये ध्यान रखो, ये स्कूल है, इस स्कूल में वापस उनको भेजना है, पढ़ाई करवानी है, लेकिन स्कूलों में अब कोरोना आ गया, तो क्या करें भैया, कोरोना को दूर भगाने के लिए स्कूल चलो अभियान, सेतु योजना के माध्यम से इन बालिकाओं को वापस शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। चाहे वो पढ़ाई करने वाली हो, जिनका छोटी उम्र में शादी हो जाती है उसके बाद, या फिर कोई घर का काम होता है उस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती, इन सब की वजह से ये जो अभियान है वो चलाया गया। इसमें राज्यों में पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई गई सेतु योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का नाम बताना है, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब होगा, पहला जिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बाड़मेर है, दूसरा जिला जोधपुर है, तीसरा जिला उदयपुर है, चौथा जिला क्या है आपका अजमेर है, और हाथे चूरू जो जिला है वो चूरू जिला 19वें नंबर पर है। 19 और 20 नंबर पर शेखावाटी के जिले जो हैं वो हैं, और इनमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति जो है वो धौलपुर, झुंझुनू, कोटा की है। किसकी है, धौलपुर, 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 धौलपुर में है। धौलपुर में तो बंदूकधारियां हैं, यहां पर जो है चंबल के डाकू जो है इनके प्रसिद्ध रहे धौलपुर क्षेत्र के। इसके बाद है झुंझुनू जिला, झुंझुनू राजस्थान रा, शेखावाटी रा जिला झुंझुनू। इसके बाद एक जिला है धौलपुर है, झुंझुनू है और कोटा है। सबसे नीचे स्थान रखने वाले ये 3 जिले हैं, सबसे खराब स्थिति धौलपुर की, उसके बाद झुंझुनू की, उसके बाद कोटा की। सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाने वाले बाड़मेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, अजमेर है। हो सकता है इन जिलों में जो है ना स्कूल कम छोड़ी होगी लोगों ने, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से मेरे मित्रों आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, बाड़मेर जो है वो इसका सही जवाब होगा। और आज की बात यहां समाप्त करते हैं। कल गणतंत्रता दिवस आप धूमधाम से मनाएंगे सब लोग, हम
झंडा गायन होगा, जनगण मन अधिनायक गाएंगे, उसके बाद आज की क्लास, कल की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी कल के 26 जनवरी के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। सबको लड्डू वितरण का कार्यक्रम यहां पर किया जाएगा। तो आप सभी मित्र अपनी अपनी तैयारी के साथ आए। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी को आज के दिन की मंगल कामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।